नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी सीनियर फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में क्लास 10th कोर्स बी का जो आपकी बुक है स्पर्श, उसका पहला टॉपिक बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है उसके बारे में पढ़ा था। तो हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था। तो हम आ गए थे यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो फिर देखिए कि फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा ही संयोग हुआ कि मैं, यहाँ पर मैं कौन है? लेखक। लेखक फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। कौन से? बड़े भाई साहब। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ कि भाई साहब ने प्राणांतक यानी जी जान लगा करके परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन। मुद्रा कांतिहीन का मतलब लगता है चेहरे की चमक गायब हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आदि हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन विधि, ईश्वर की बातों को कौन टाल सकता है? मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। एक दर्जे का मतलब क्या है? एक कक्षा का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना का मतलब होता है बुरी भावना उदय हुई। क्या हुई? कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए। क्या हुई? कि भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत यानी अपमान कर सकेंगे? लेकिन इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगते हैं अवश्य ही, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैंने उनकी सहिष्णुता यानी उनकी स्वतंत्रता का, जब उनको कहने का अधिकार कब बनता है? जब बड़े भाई साहब पास होते, कक्षा में अव्वल आते, तब कहते। लेकिन उनकी सहिष्णुता यानी उनकी स्वतंत्रता का मैं गलत फायदा उठाने लगा। क्या आने लगा? लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, क्या, कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़े या न पढ़ूं। पढ़ूंगा तभी पास हो जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तभी पास हो जाऊंगा। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी क्या हो गया बच्चों? बंद हो गया। मुझे कनकव्वे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकव्वे शब्द का मतलब होता है पतंग उड़ाने का, और अब सारा समय पतंगबाजी में ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब यानी एक उनका रेस्पेक्ट करता था। एक उनसे मतलब एक अदब लज्जा, एक यूं मान के चले अपन कि भाई साहब के सामने इतना नहीं बोलता था और उनकी नजर बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। माजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और उनका लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या का समय था साहब। हॉस्टल से दूर मैं
कन कौवे लूटने बेहताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल करके विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना किसके लिए? लग्गे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ क्या था? समतल है। न मोटर कारें हैं, न ट्राम और न ही गाड़ियां। सहसा भाई साहब ने मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले। क्या बोले भाई साहब, बड़े भाई साहब? कि इन बाजारी लोंडों के साथ, अरे ढेले, इन बाजारी लोंडों के साथ ढेले के कनकव्वे लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जाति में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था, क्या डांट रहे हैं वो, कि एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट, कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मात हतीके से काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, टैलेंट हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मेरे बड़े भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों की यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, क्या तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA DPhil DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। कैसे आती है? दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा के हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वीं हेनरी ने कितने ब्याह रचाए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम न हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें तुमसे और हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव न करे बच्चों, देव यानी होता है भाग्य। भाग्य न करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ भी न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न देंगे और न घबराएंगे और बदहवास हो पहले खुद मरद पहचानेंगे, इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। अरे नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र की बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और अपने कुटुंब का पालन किया है, जिसमें
सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेड मास्टर जी को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के एमए हैं। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? अरे उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, पूरा खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनके माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता लघुता का मतलब होता है छोटेपन का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सच है, और आपको उसके कहने का अधिकार है। कौन कहता है? छोटा भाई, लेखक। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले कि मैं कन कवे उड़ाने से मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। बच्चों, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे थे ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये फोटो भी आपके सामने है। समझ में आया नहीं आया? आ गया? चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं। अभ्यास प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे गए थे कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी है यानी डांट डपटने की निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए ही कभी कॉपी पर किताब की हाशिया पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम के शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी कि स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उसने पूछने का साहस न हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचना समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। तो प्रश्न नंबर 1 के बड़े भाई साहब का जन्म सिद्ध अधिकार क्या था? छोटे भाई का प्यार करना, छोटे भाई का उपदेश, मौज मस्ती, छोटे भाई को डांट फटका डपटना और निगरानी रखना। तो घ ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। लेखक की शालीनता किस बात में थी? खेलने कूदने में, मेहनत से पढ़ाई करने में, बड़े भाई साहब के आदेश को कानून मान करके चलने में, बड़े भाई साहब के आदेश न मानने में। तो बड़े भाई साहब की शालीनता किसमें थी? उसी कि बड़े भाई साहब के आदेश को कानून मानने में, उसी उम्र में। बड़े भाई साहब का आदेश न मानने में, तो इसमें ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, कानून मानने में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3। बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? अध्ययनशील। बिल्कुल अध्ययनशील आ चुका है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाया करते थे। ये भी अपन ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। आगे है क्वेश्चन नंबर 5।
कौन सा कार्य लेखक के छोटा मुंह बड़ी बात थी? कौन सा कार्य? बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना, छोटा मुंह बड़ी बात थी। आगे चले अपन, क्वेश्चन देखो आप किस तरह से अपन क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन हल करते हैं कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? कहाँ थे? बिल्कुल ये पूछते थे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार में तो उसको उसके व्यवहार में क्या आ गया? घमंड आ गया। बिल्कुल। आगे है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े और कौन सी कक्षा में थे? 5 साल बड़े और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। यह भी अपन ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने शिक्षा प्रणाली पर क्या व्यंग्य किया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। लेखक ने शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि पुस्तकों में जो लिखा है उसी को रटना ही शिक्षा है। शिक्षकों ने इसी रटन विद्या का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 3 नंबर के प्रश्न ऐसे इस टाइप के पूछे जाते हैं कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई को टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? क्या सोचा था कि खेलेंगे कूदेंगे नहीं, बस पढ़ाई करेंगे सुबह से शाम, शाम से सुबह। हाँ, तो छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई को टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि अब वह इसी समय अमल करेगा, परंतु पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती क्योंकि उसका पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में मन लगता था। इसी कारण वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? हाँ, आंसर देखो आप कि एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने गया तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। वह बहुत डर गया। उसने जैसे ही बड़े भाई को देखा उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट कि बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिली होती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? इसको बोलते हैं तार्किक प्रश्न। बड़े भाई साहब की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिली होती तो कक्षा में अव्वल नहीं आता, क्योंकि छोटे भाई का अध्ययन पढ़ाई में ध्यान नहीं था लगता था। वह हमेशा खेल कूद में ध्यान देता था। जब बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को डांटने तब वो पढ़ता था और आज वह खुद कुछ था तो बड़े भाई के कारण। बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा प्रणाली के तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। आपके विचार से क्या है? बिल्कुल किया है कि प्राचीन शिक्षा पद्धति रटने पर आधारित थी। सब कोई टीचर समझाते नहीं थे, हर चीज रटाई जाती थी। तो इसमें है कि इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा प्रणाली के तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है और कहा है कि अंग्रेजी बोलने लिखने और पढ़ने पर जोर देते हैं। अंग्रेजी आया न आए उसे हटाया जाता है और बच्चे विराट कर परीक्षा के पास हो जाते हैं और जो जरूरी नहीं है उसे भी पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे विषयों पर लंबा चौड़ा निबंध लिखा जाता है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? हाँ, पढ़ा है ना अपन ने, श्री राधे श्याम वो लिखते रहेंगे। हाँ, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब पर हास्यों के चिड़िया कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कभी एक ही शब्द को वाक्य को अनेक बार लिख डालते थे। कभी एक शेर शायरी को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती और कभी आदमी का चेहरा बना दिया करते। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, इस पाठ के माध्यम से हमारी शिक्षा पद्धति में कौन सी कमियां उजागर हुई है? इसको मैं जहां तक मेरा मानना है वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे कि इस पाठ में बताया गया है कि आधुनिक शिक्षा सिर्फ रहना सिखाती है। भाई साहब के दृष्टिकोण से समुचित शिक्षा प्रणाली बुद्धि और कौशल से ठीक से आंक नहीं पाती। इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी भविष्य में काम आने वाली व्यवहारिक शिक्षा की जानकारी नहीं दी जाती। इसमें कहीं न कहीं मौलिक विचारों को दबाया जाता है। कुछ बातें जानना जरूरी है, लेकिन क्या जरूरी है यह बात छात्रों को नहीं बताई जाती।
शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। चलो बच्चों, ठीक है, आज हमने बड़े भाई साहब का पूरा अध्ययन किया। पहले हमने टॉपिक पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनके आंसर किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद।